अर्ध सत्य। भाई, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसत्य में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली के बिरला हाउस में हूं, जिसको आज की तारीख में गांधी स्मृति के रूप में जाना जाता है। यहाँ मेरे पीछे जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। गांधी जी ने यहीं अंतिम सांस ली थी, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ने की कोशिश चल रही है। बहस ये कि महात्मा गांधी पर गोली सिर्फ नाथूराम गोडसे ने ही नहीं बल्कि किसी और ने भी चलाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। जो आदमी अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, उनका नाम है पंकज फडणवीस और वो अभिनव भारत के ट्रस्टी हैं। अभी तक जो इतिहास रहा है, जो सबूत रहे हैं, वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की पिस्तौल से 3 गोलियां चली थी और उन्हीं 3 गोलियों की वजह से गांधी जी की मौत हुई थी। लेकिन पंकज फडणवीस कहते हैं कि नहीं, गोली चौथी भी चली थी और दुनिया भर में इस बात के साक्ष्य, सबूत और दस्तावेज हैं जिनके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि महात्मा गांधी पर किसी और ने भी गोली चलाई थी और वो चौथी गोली थी। अरसत में आज इसी का जिक्र। चौथी गोली चली, इस बात की खबर उस जमाने के लोकसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉन, ऐसे काफ़ी जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें 31 जनवरी 1948 को छपी। दी हिंदू जो मद्रास से पब्लिश होता था, उसने तो एक फ़ोटो छापा है। फ़ोटो में उनके छाती के ऊपर 4 जख्म बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। अब ये चौथी गोली क्या सचमुच चली, और अगर हाँ तो किसने चलाई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और मैं कहूँ कि सबसे अहम सवाल, ये है कि आखिर गांधी की हत्या के मामले को नए सिरे से खोलकर पंकज फडणवीस या उनके समर्थन में खड़े लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अरसत में आज इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कानून के इतने बड़े मामले का इससे कहीं बड़ा राजनीतिक मतलब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। 15 नवंबर 1949 को हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। इस मामले में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन जेल हुई। 3 लोग और जो इस मामले में नामजद थे, वो सबूत के अभाव में बरी हो गए और इनमें से एक वीर सावरकर भी थे। उन्हीं सावरकर की संस्था है अभिनव भारत, जिससे जुड़े हैं पंकज फडणवीस। मनुबेन वो महिला हैं जो गांधी जी के साथ उस वक्त चल रही थीं और सबसे नजदीक थीं, और पंकज फडणवीस जो कुछ भी आज की तारीख में कह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा आधार मनुबेन की डायरी है। जब गोली लग गई और हत्या हो गई महात्मा गांधी की, उस रोज मनुबेन ने अपनी डायरी लिखी थी और डायरी का वो आखिरी पन्ना था, क्योंकि गांधी की हत्या के बाद से मनुबेन ने अपनी डायरी नहीं लिखी, यानी उन्होंने लिखना बंद कर दिया। लेकिन उनकी डायरी का जो आखिरी पन्ना है, वो पन्ना क्या कहता है, यह सुनिए जरा। गोलीकांड के दूसरे दिन लगभग 1 बजे बापू को बाथरूम में ले जाया गया। सब लोग रो रहे थे। बापू की धोती, शॉल पूरी तरह खून में लथपथ थे। एक बुलेट उनके कपड़ों से निकली थी। अब यहीं से गांधी को 4 गोली मारे जाने की बात सामने आई, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। पंकज फडणवीस ने दुनिया के कई अखबारों की कतरनें भी अपनी रिसर्च में जमा कर रखी हैं। लंदन, पेरिस और मॉस्को से प्रकाशित होने वाले ऐसे अखबारों की रिपोर्ट में 4 गोलियों का जिक्र है, ऐसा दावा है। और कोर्ट से कुछ और समय भी वे मांग रहे हैं, ताकि समय मिल जाए तो कुछ और दस्तावेज वो रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1948 को विजया लक्ष्मी पंडित, जो तत्कालीन हिंदुस्तान की राजदूत थी मॉस्को में, उनको 7-8 राजदूतों ने बताया, जिसमें जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड जैसे बड़े बड़े देशों के राजदूत शामिल थे। उन्होंने उनको बताया कि ये हत्या अंग्रेजों ने करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अमरिंदर शरण को एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र बनाया है कि भाई आप ज़रा इस पूरे मामले को देखिए, समझिए, नापिए, तौलिए, आजमाइए और ये बताइए कि इसमें किया क्या जा सकता है।
वैसे कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जो मामला इतना पुराना है, जिसके साथ जुड़े हुए लोग आज की तारीख में जिंदा नहीं हैं, जिसमें फैसला आ चुका है, जिसमें लोग अभियुक्त बनाए गए, उनको फांसी दी गई, कुछ लोग बरी किए गए, उसको दोबारा खोलने का क्या मतलब है? यह जो सवाल है, यहीं पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि यह जो चौथी गोली का पेंच है महात्मा गांधी की हत्या में, यह पेंच क्यों पैदा किया गया? क्या इसके पीछे कुछ और साबित करने की मंशा है? क्या इसके पीछे इतिहास को बदलने की कोशिश है? गांधी जी की शहादत के बाद सावरकर की क्या हैसियत थी, अब फिर से उनका बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसको दोबारा 3 बार 4 बार करने का कोई अर्थ नहीं रहता है मेरे विचार से तो, लेकिन शायद कोई अर्थ होगा। और गांधी की हत्या हुई, वह एक संत हत्या थी, लेकिन गांधी के विचारों की तो हत्या नहीं हुई। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जो मुकदमा चला, जो सुनवाई हुई, साक्ष्य सबूत जो सामने आए और फिर जो अदालत का फैसला रहा, वो क्या रहा, यानी इस पूरे मामले का इतिहास क्या है। ये दिल्ली का बिरला हाउस है। पूरी दुनिया इस भवन को जानती है क्योंकि 70 साल पहले इसी बिरला हाउस में 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े जननेता और दुनिया भर में 22 से ज्यादा बड़े आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तीस जनवरी की शाम 5:17 पर गांधी को तब गोली मारी गई जब वो प्रार्थना सभा के लिए अपने आराम कक्ष से बाहर निकले। इस रास्ते पर पैरों की छाप की तरह पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गांधी जी के पैरों की छाप के संकेत से हैं, क्योंकि इसी रास्ते से उस रोज वो प्रार्थना स्थल तक के लिए जा रहे थे। और जब यहाँ वो सीढ़ियों पर आ गए थे, जहाँ यह आप चबूतरा देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को प्रणाम किया और उनके साथ मनुबेन चल रही थी। मनुबेन ने नाथूराम गोडसे को कहा कि देखिए आप बहुत नज़दीक आ गए हैं, अब थोड़ा दूर हटिए, महात्मा जी को प्रार्थना के लिए वहाँ तक जाना है। गोडसे इसके बाद 3 कदम पीछे हटा और फिर 3 गोलियां चलाईं। 2 गोली महात्मा के सीने में लगी और एक पेट में। बापू वहीं गिर पड़े। ऐसे लगी थी, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ। 3 गोलियां ऐसे इस शेप में उनके सीने पे लगी थी। उनमें से 2 गोलियां पीछे से निकल के बाहर आई, तो पीछे भी 5 घाव उनके शरीर पे हुए थे उस दिन, 2 पीछे 3 आगे। नाथूराम गोडसे की पिस्तौल में 7 गोलियां थी, जिनमें से 3 गोलियां उसने महात्मा गांधी पर चला दी। बाकी 4 गोलियों को पुलिस ने उसकी पिस्तौल से बरामद कर दिया। उसको यहाँ से संसद मार्ग थाने ले जाया गया और उस थाने गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी भी पहुंचे। देवदास गांधी जो कि राजमोहन गांधी के पिता थे। देवदास गांधी को गोडसे ने थाने में पहचाना और उनसे उसने बात भी की, उनके सामने अपनी बात रखी। ये बातचीत क्या थी, इसको भी सुनिए। नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। यकीन करो, यह काम मैंने निजी रंजिश के चलते नहीं बल्कि राजनीतिक वजह से किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाथूराम ने गांधी की हत्या राजनीतिक वजह से की? ऐसा लगता नहीं। उसके अपने वक्तव्य में जो बातें हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र मैं आपके सामने यह साबित करने के लिए करना चाहता हूँ। गोडसे कहता है, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा या बोला है, मैंने उसे गंभीरता से पढ़ा। लेकिन आगे वो कहता है, मेरा पहला कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है, एक देशभक्त और नागरिक होने के नाते। उसके दिमाग का जहर और साफ दिखने लगता है जब वो ये कहता है कि 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। इसका मतलब ये है कि नाथूराम गोडसे देवदास गांधी से जो कुछ भी कह रहा था, वो सच नहीं था। उसने गांधी की हत्या सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक वजह से की। इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं थी। लेकिन अब नाथूराम गोडसे की सांप्रदायिकता को राजनीति में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसको नायक बनाने की साजिश हो रही है, ऐसा अंदेशा सा होता है। इसके पीछे कई वजहें, लेकिन मोटी वजहें 3 हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पहली वजह, गांधी की महानायक वाली इमेज को कमतर करना। गांधी की हत्या से संघ को बार बार
जोड़ने की कोशिशों को खत्म करना, और तीसरी वजह सावरकर का गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं था, इस बात को हमेशा के लिए स्थापित कर देना। वैसे दो बातें स्थापित हैं, लेकिन अपने अपने राजनीतिक मतलब के लिए उनको अपने अपने तरीके से लोगों के बीच रखा जाता है। उन दो बातों में पहली बात गांधी की हत्या में संघ का हाथ ना होना है। यह ठीक है कि हत्या के 2 दिन बाद यानी 2 फरवरी 1948 को हत्या के मामले में तब के संघ प्रमुख सदाशिव माधव गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके 2 दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगा दी गई। आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कस दिया गया। लेकिन 27 फरवरी 1948 को प्रधानमंत्री नेहरू को गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा, और पत्र के जरिए उन्होंने बताया कि गांधी जी की हत्या के संबंध में चल रही कार्रवाई से मैं पूरी तरह से अवगत रहता हूं। सभी अभियुक्त पकड़े गए हैं तथा उन्होंने अपनी गतिविधियों के संबंध में लंबे बयान भी दिए हैं। उनके बयानों से स्पष्ट है कि षड्यंत्र दिल्ली में नहीं रचा गया। वहां का कोई भी व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है। षड्यंत्र के केंद्र मुंबई, पुणे, अहमदनगर तथा ग्वालियर रहे हैं। यह बात भी असंदिग्ध रूप से उभर कर सामने आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे कतई संबद्ध नहीं है। यह षड्यंत्र हिंदू महासभा के कट्टरपंथी समूह ने रचा था। यह भी स्पष्ट हो गया है कि मात्र 10 लोगों द्वारा रचा गया यह षड्यंत्र था और उन्होंने इसे पूरा किया। इनमें से 2 को छोड़कर सभी पकड़े जा चुके हैं। सरदार पटेल की चिट्ठी नेहरू की उस चिट्ठी का जवाब थी जिसमें उन्होंने गांधी की हत्या को लेकर संघ पर गहरा संदेह जताया था और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। ये वो कमरा है जिस कमरे में महात्मा गांधी ठहरे हुए थे और यहीं से वो प्रार्थना स्थल के लिए निकले, और ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से वो प्रार्थना स्थल की तरफ गए। इस कमरे में एक तस्वीर है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस तस्वीर में सरदार पटेल और गांधी बैठे हुए हैं, और यह तस्वीर है 30 जनवरी 1948 की शाम 4 से 5 बजे के बीच में दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई, और ये गांधी की आखिरी बैठक थी। इसी के बाद वो प्रार्थना स्थल के लिए निकल गए। लेकिन सरदार पटेल की जिस चिट्ठी का मैं जिक्र कर रहा था, उस चिट्ठी के बाद भी महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जांच जारी रही। संघ के लोगों पर जांच जारी रही, संघ के प्रमुख पर जांच जारी रही, और आखिरकार गोलवलकर इस मामले से बरी कर दिए गए और संघ पर जो पाबंदी थी उसको भी हटा लिया गया। अब अगला मामला आता है वीर सावरकर का। महात्मा गांधी की हत्या में जो लोग नामजद थे उनमें से सावरकर भी थे, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से अदालत ने सावरकर को बरी कर दिया। सावरकर को लेकर भी भारत की राजनीति में फायदे का खेल चलता रहता है। वाजपेयी सरकार के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को लेकर बवाल हुआ था। सोनिया गांधी ने विरोध में राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिखी थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के शिवराज पाटिल और प्रणब मुखर्जी उस संसदीय कमेटी में थे जिसने सावरकर की तस्वीर लगाने को मंजूरी दी थी। कमेटी में धाकड़ सीपीएम नेता सोमनाथ चैटर्जी भी थे, उन्होंने भी हामी भरी थी। कांग्रेस के वीएन गाडगिल सावरकर पुनरुत्थान ट्रस्ट के संरक्षक रहे। उसी सावरकर को कभी अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने के लिए कांग्रेस कोसती है, कभी कट्टरपंथी हिंदू बताकर सांप्रदायिक ठहराती है। ये हमारी आज की राजनीति है। एक आदमी एक स्थिति विशेष में आपके लिए राष्ट्रवादी है तो बदली हुई परिस्थिति में वो सांप्रदायिक हो जाता है, क्योंकि हमने राजनीति को राष्ट्र या विचारधारा से नहीं बल्कि अपने नफा नुकसान से जोड़ करके रखा है। हालत ऐसी हो गई है कि राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद के बीच की लकीर मिट सी गई है, सब कुछ धुंधला सा हो गया है। आज की तारीख में जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है उसके साथ अगर आप नहीं खड़े हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, और वैसे लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं अगर आपकी उनसे सहमति नहीं है तो आप वो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं जो किसी हिंदू विचारधारा के पैरोकार हैं। इसी जगह पर गांधी को लाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर गांधी राष्ट्रवादी नहीं है तो सांप्रदायिक हैं, और गांधी अगर सांप्रदायिक हैं तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। उनकी हत्या में चौथी गोली का चैप्टर यहीं कहीं से फिट किया जा रहा है। उस समय भी अगर समुचित जांच हुई होती और कुछ जो बिंदु हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो इग्नोर नहीं किए होते तो शायद इसका एक जो एक और बड़ा स्वरूप और रूप जो है वो निकल करके आता। मुझे लगता है जिन्होंने मानना है वो आज भी मानते हैं कि संघ में इसका कोई हाथ नहीं है,
परंतु जो राजनीतिक विरोधी हैं, हमारी विचारधारा के विरोधी हैं, वो पिछले 70 साल से लगातार एक नैरेटिव चला रहे हैं और उस नैरेटिव का अब कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी और संघ के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि नेहरू की सरकार ने गांधी को सुरक्षा नहीं दी थी और कहीं न कहीं गांधी की हत्या के लिए सरकार भी जिम्मेदार थी। लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या तो तमाम सुरक्षा घेरे में हो गई, तो फिर वहां जिम्मेदार कौन है? इसलिए इस तरह के विवाद का कोई मतलब नहीं बनता। सवाल चौथी गोली को सीन में लाने की नीयत का है। पंकज फडणवीस ये दावा करते हैं कि गोडसे ने जब गांधी पर गोली चलाई, वहां से बस 5 फीट की दूरी पर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी हर्बर्ट टॉम रेनर खड़े थे, लेकिन जांच में उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। नाथूराम को मौके पर पकड़ने वाले लोगों में रेनर भी थे और उन्होंने उसी दिन कुछ टेलीग्राम अमेरिका भेजे थे जिनमें 4 गोलियों का जिक्र है। कोर्ट ने पूछा कि क्या रेनर जीवित हैं, तो पंकज फडणवीस ने बताया कि अब तो नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि फिर क्या मतलब है? वैसे ये 4 गोलियों का पचड़ा नया जरूर है, लेकिन हत्या के 28 मिनट के बाद ही चश्मदीद नंदलाल मेहता ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में जो FIR लिखवाई थी, उसमें उन्होंने 3 गोली का ही जिक्र किया और उसी FIR की कॉपी आपके सामने है। बंटवारे के बाद भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे ताकि वो देश के तौर पर काम करना शुरू कर सके। हिंदुस्तान ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन इसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हिंदुस्तान की हुकूमत ने बाकी 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। यहीं गांधी ने भारत की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि नहीं, आप पाकिस्तान के हिस्से के 55 करोड़ रुपए दीजिए, और इसके लिए उन्होंने अनशन किया। यह बात देश में कई लोगों को पसंद नहीं आई और इन्हीं लोगों में से नाथूराम गोडसे भी था। गांधी के महानायक वाली इमेज से उनके कुछ ऐसे ही फैसलों को जोड़कर गांधी को एक संप्रदाय की कीमत पर दूसरे संप्रदाय की तरफदारी करने वाला नेता ठहराने की कोशिश होती रही है। कट्टरपंथ की प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई एक बिरला आदमी निकलता है और वो किसी को गोली मार देता है, और माना यह जाता है कि उस विचारधारा के से उत्पन्न एक वर्ग है जिसने कि ये गोली मरवाई है। गांधी को मारा एक आदमी ने, लेकिन विचारधारा उस समय एक ऐसी थी कि उसमें कुछ ज्यादा उग्र हो गए, कुछ कम उग्र थे। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि देश की आजादी में कई नायकों को दरकिनार कर हमने सिर्फ गांधी को ही आगे बढ़ाने की राजनीति भी की है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में जिन्ना। आखिरकार गांधी को जिन्ना बनाने की हिंदुस्तान में कोशिश कुछ दल क्यों करते रहे, और अब गांधी को राष्ट्रवाद विरोधी ठहराने की कोशिश क्यों हो रही है? अमेरिका में 2 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी और एक नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि दोनों गोरों और कालों के बीच बराबरी की बात कर रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में गांधी 2 कौमों के बीच बराबरी के पैरोकार थे। लेकिन तीनों हत्याकांडों में गहरी साजिश होने के बाद भी, बहुत सारे संगीन सवाल होने के बाद भी, जब अदालती कार्रवाई पूरी हो गई, जब राजनीतिक राय तय हो गई, उसके बाद से नए सिरे से उन्हें उधेड़ने उखाड़ने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता रहता है। वो इसलिए कि हम राजनीति को नफा नुकसान के आधार पर तय करते हैं। लोगों से, संगठनों से, संस्थाओं से, दलों से रिश्ते इसी नफा नुकसान के आधार पर हम बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। गांधी हमारे लिए एक प्रोडक्ट है और गोडसे भी एक प्रोडक्ट है। मुमकिन है एक दिन ऐसा आ जाए कि गांधी एक विलेन के तौर पर निकलने लगे और गोडसे को नायक के तौर पर खड़ा किया जाना लगे। इसीलिए गांधी की हत्या से जुड़ी हुई यह जो चौथी गोली है, इस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला ले ले, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो हिंदुस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है। वो हमारी तहजीब की तरफ एक बड़ी उंगली की तरह है। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अर्ध सत्य, अर्ध सत्य, सत्य।